नाइन्थ क्लास उतनी ही ज्यादा अंडररेटेड है टेंथ के सामने जितने की टेस्ला जी थे एडिसन जी के सामने। दोनों ने ही, टेस्ला जी ने और एडिसन जी ने, अपने जीवन में बेहतरीन आविष्कार किए हैं, बेहतरीन इन्वेंशंस किए हैं, लेकिन टेस्ला जी को हमेशा से अंडररेटेड माना गया और जब उनकी एक्चुअल वैल्यू समझ में आई तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। बिल्कुल इसी प्रकार से नाइन्थ क्लास के साथ भी होता है। नाइन्थ क्लास को हमेशा से अंडररेटेड रखा गया है एज कंपेयर टू टेंथ। हर एक टीचर हो, हर एक पेरेंट हो, कहीं ना कहीं टेंथ क्लास पे ज्यादा फोकस करते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एक फियर क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो और ज्यादा एफर्ट मारता है टेंथ में, और उस चक्कर में नाइन्थ क्लास कहीं ना कहीं छुप जाती है। नाइन्थ क्लास कहीं ना कहीं अंडररेटेड हो जाती है। बच्चों को लगता है कि नाइन्थ क्लास मेरे जीवन में उतनी इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है। और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास से ज्यादा आसान है। मुझे 17 साल हो गए हैं लगभग पढ़ाते हुए ऑफलाइन में, और अब 3-4 साल हो गए ऑनलाइन में। मैं 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास सबको पढ़ाता हूँ। मेरे हिसाब से फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास 9th और 11th क्लास सबसे मुश्किल क्लासेस हैं। इसके बारे में बात करेंगे और इसका क्या सॉल्यूशन है। देखो, सबसे बड़ा मेजर हिस्सा तो यह है कि हम इसको अंडररेटेड मानते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सच्चाई से वाकिफ करवाने आया हूँ। मानना ना मानना आपकी मर्जी है। मैं बच्चों की हर एक छोटी से छोटी तकलीफ, उनके हर एक नस को पहचानता हूँ। आओ बिना ज्यादा देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि 9th क्लास इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग क्यों लगती है। अब अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, मतलब 9th में भी अभी आए हो, तो आप मेरे एक छोटी सी बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि 8th क्लास से, जब हम 8th क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो चीजें बहुत सॉर्टेड सी रहती हैं। कुछ कंसेप्ट्स आते हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, फोर्स हो गया, या फिर फ्रिक्शन के बारे में पढ़ाई हो गई, और ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा आपको ऊपर ऊपर से पढ़ने थे। लेकिन जैसे हम लोग 8th क्लास से 9th क्लास में जंप मारते हैं, हम लोगों को हर एक टॉपिक के डिटेल डेप्थ में जाना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप 8th क्लास में थे तो आप में से 70-80% बच्चों ने तो कोई न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट नहीं किए फिजिक्स में, और किए भी तो 2-4 छोटे छोटे फॉर्मूले के ऊपर। 9th क्लास में आते ही आप लोगों को फिजिक्स के हर एक चैप्टर में डेप्थ में जाके फॉर्मूलों को पढ़ना है और न्यूमेरिकल्स करने हैं। ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है फिजिक्स का जहां पे आपको न्यूमेरिकल्स ना करने हो। और प्लस आप सिर्फ रट्टे मारने से काम नहीं चलता। यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आते। सबसे बड़ी बात यह कि अब एप्लीकेशन बेस्ड सवालों पे चीजें ज्यादा आती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बेसिक डेफिनेशन आ गई, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल बहुत बढ़ जाते हैं। मैटर एंड आर सराउंडिंग की जब पढ़ाई शुरू होती है तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे पहुंचते हैं तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकना शुरू हो जाती है। मैं डरा नहीं रहा हूं, हर एक चीज का सॉल्यूशन भी लाया हूं, एक वार्निंग देने आया हूं बस आपको। और देखो ना, एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी तो है कि हम अभी तक साइंस की किताब को साइंस मानते थे। अभी भी किताब तो साइंस ही है, 10th तक वही रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कूल्स में टीचर बदल जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि अगर एक सब्जेक्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को पढ़ाने के लिए 3 टीचर लग रहे हैं तो बच्चे के लिए कितना ज्यादा ये डिफिकल्ट होगा। और बहुत सारे स्कूलों में सिंगल टीचर भी हैं, लेकिन वो बार बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऐसे पॉइंट करते हैं, तो चीजें काफी बदल जाती हैं। और एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दूं, अगर आप लोगों के 9th क्लास में 60 से 70% मार्क्स आते हैं तो आपको लग रहा होगा ये मार्क्स तो बहुत ही कम है, बट मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, अगर बच्चे ने उतनी ही मेहनत की जितनी उसने 9th में की थी और उसके 70% मार्क्स आए थे, तो उसी बच्चे के 10th में 90s में मार्क्स आते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 9th क्लास में आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है एज कंपेयर टू 10th, और 9th को कितना अंडररेटेड रखा गया है। आओ एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि 9th क्लास एक्चुअली में डिफिकल्ट क्यों है। अब यहाँ पे आपके सामने एक ग्राफ आ रहा होगा। इस ग्राफ की लगभग जो शेप है वो कुछ आपको इस प्रकार से मिल रही होगी। यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो 8th क्लास में ये ग्राफ बहुत ही स्मूथ चला है, क्योंकि 8th क्लास एक ऐसी क्लास होती है जहां पे मोस्ट ऑफ द हिस्सा रट्टे मार के आपका निकल जाता है। यानी आप चीजों को याद करते हो, सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं और आपका जो पढ़ाई है, आपकी जो क्लास है कहीं ना कहीं 8th की वो निकल जाती है। तो जो ग्राफ है वो बहुत स्मूथ है। लेकिन जैसे हम लोग 8th क्लास से 9th क्लास में आए, जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूमेरिकल्स बढ़ जाते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, अब एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ज्यादा आने वाले हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आने बंद हो जाएंगे, तो डिफिकल्टी लेवल ऊपर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि 9th के बाद डिफिकल्टी लेवल 10th में कम क्यों हो गया। अगेन ग्राफ जो है वो स्मूथ क्यों हो गया। इसके बहुत बड़े रीजंस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है
कि 9th क्लास से 10th क्लास में जब आप जाते हो तो आप बहुत ज्यादा चीजें पहले से ही फेस कर चुके हो। 9th क्लास में आपके प्रॉपर यूनिट टेस्ट हो रहे होंगे, आपके एग्जाम लास्ट के दिनों में आपके मॉक टेस्ट भी हो रहे होंगे, रेगुलर रिवीजन हो रही होगी, और मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि 9th क्लास में कैसे पढ़ेंगे कि 10th क्लास आपकी और आसान हो जाएगी। इन शॉर्ट आप एक एनवायरमेंट में जी चुके होते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 डिवीजन कर चुके होते हो, तो कहीं ना कहीं 9th का एनवायरमेंट जीने के बाद 10th में डिफिकल्टी लेवल आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एंड सेकेंडली सबसे बड़ा मेजर रीजन, आपके रिश्तेदारों ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके बड़े भाई बहन ने हमेशा आपको कौन सी क्लास में आके बोला है कि बेटा अब तो जाग जाओ, अब तो मेहनत शुरू कर दो, और वो क्लास कौन सी है? 10th क्लास है। हमेशा हर कोई कौन सी क्लास पे फोकस कर रहा है? बोर्ड एग्जाम्स, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है कि 10th क्लास में आप ज्यादा मेहनत करते हो, और ज्यादा मेहनत करते हो तो वो डिफिकल्टी लेवल आपको ऑटोमेटिकली कम लगता है। तो इस रीजन की वजह से 9th क्लास के मुकाबले 10th क्लास बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं डिफिकल्टी लेवल को ऐसे भी कंपेयर करूं तो जो 9th क्लास है उसके अंदर मैंने आपको बताया फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन, साउंड, पांचों के पांचों चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ऐसा एक भी चैप्टर है जहां पे न्यूमेरिकल नहीं है। वहीं पे 10th क्लास में फिजिक्स के 4 चैप्टर हैं, और 4 चैप्टर में सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, विच इज लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन आई में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल। इन शॉर्ट आपकी 10th क्लास की फिजिक्स बहुत ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू 9th क्लास। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, बट मेजरली साइंस ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और ऐसा सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, हर एक सब्जेक्ट के लिए है। तो 9th क्लास पे आपको ज्यादा एफर्ट मारने ही पड़ेंगे। अब ये तो ही प्रॉब्लम की बात। अब सॉल्यूशन क्या है? 9th क्लास को मैं बेहतर कैसे करूं? तो कुछ पॉइंटर्स दे रहा हूं, उन पे ध्यान देना। सबसे पहली बात, 9th क्लास में आप चतुर की तरह, 3 इडियट्स में चतुर याद है, जो हर चीजों को रट्टे मारता था, अपना जीवन बेहतर करने की सोचता था, और क्या हाल हुआ था उसका। आपका भी यही हाल होने वाला है अगर आप 9th क्लास में चतुर की तरह बिहेव करोगे तो, यानी हर चीज को रट्टे मार के पढ़ाई करने जाओगे। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको पूरे तरीके से आप रट्टे मार के अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ हिस्से आएंगे जहां पे आपको रट्टे मारने पड़ेंगे, लेकिन मेजरली हिस्सा है कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन का। और सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, वो है कंसेप्ट को क्लैरिफाई करो। देखो, अब आपको सिर्फ इससे काम तो नहीं चलने वाला कि मैं रट्टे मार के आगे बढ़ जाऊं, मैंने बता दिया। तो अब आपको कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप इस मूड से मत पढ़ने बैठो कि यार मुझे अच्छे स्कोर करना है, मुझे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, अच्छा मैम ने कहा था ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो फेज है वो एग्जाम के दिनों में बस आप चलाओ। शुरुआती दिनों में अभी आपकी कहीं ना कहीं क्लास शुरू हुई है। इन दिनों में आपको यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखना है, और वो ये है कि मैं जब भी पढ़ने बैठूं तो मेरे दिमाग में क्यों आना चाहिए। मैंने पिछली बहुत सारी वीडियोस में इसके बारे में बात की, मोटिवेशन वाले चैनल पे। आपके मन में आना चाहिए वाई, आपके मन में आना चाहिए क्यों मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इस कंसेप्ट से मेरे जीवन में क्या फायदा होगा। तो कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन, जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो बार बार उसको पूछते रहो। और मेरा अगला पॉइंट यही है, आस्क डाउट्स फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चा ना घबराता है 9th क्लास में आता है तो, क्योंकि एक तो मैंने अपने अगेन एक्सपीरियंस से देखा है कि 8th क्लास तक बहुत कम बच्चे ट्यूशन जाते हैं, पेरेंट्स उनको पढ़ा देते हैं। अब 9th क्लास में जैसे ही बच्चा आता है वो ट्यूशन जाता है, ट्यूशन में जाता है, यहाँ पे काफी बड़े बड़े बैच होते हैं अगर वो ऑफलाइन में जा रहा है तो, जिसकी वजह से वो अपने डाउट्स नहीं पूछ पाता है, और यहाँ पे वो एक बहुत बड़ी गलती करता है। सबसे पहले तो स्कूल में अपने टीचर से ही डाउट पूछना शुरू करो। उसके बाद अगर आप ट्यूशन जाते हो वहां डाउट पूछो, बड़े भाई बहन से डाउट पूछो, उनकी हेल्प लो, क्योंकि 9th क्लास तो सभी ने पास की है, सबको उसके बारे में बेसिक ज्ञान जरूर होगा। उनसे हेल्प लेने में शर्माओ मत, ये ईगो में मत आओ कि मैं अपने भाई से हेल्प लूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डाउट पूछना शुरू करो, कंसेप्ट को क्लैरिफाई करो अच्छे से, क्योंकि जितने ज्यादा डाउट्स आप लोग पूछोगे कंसेप्ट उतना क्लियर तो होगा ही होगा। सेकेंडली, समरी नोटबुक बनाओ। अब क्योंकि अगेन 9th क्लास में चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े होने वाले, लेंथी चैप्टर होने वाले, और जो बड़े बल्कि नोट्स होते हैं उनको आप रिवीजन के टाइम पे देखते ही घबरा जाओगे। तो क्या काम करो कि समरी नोट्स बनाओ। समरी नोट्स का मतलब होता है कि आप हर चीज को शॉर्ट में एक बारी वहां पे लिख लो, है ना। जैसे मान लो पूरा चैप्टर हो गया, पूरा चैप्टर आपका 4 घंटे में हुआ था, 6 घंटे में हुआ था, तो अब उन 6 घंटे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एक समरी नोटबुक बना लो। मेरे हिसाब से अगर आपने A4 साइज की नोटबुक खरीदी है तो आगे और पीछे ऐसे 2 पेज, एक आगे और एक पीछे, बस ये
सिंगल शीट मतलब आगे पीछे, इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाना चाहिए। इतने छोटे नोट्स होने चाहिए, है ना। न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करना है, फॉर्मूले लिख लिए, बेसिक फॉर्मूले जो जो आए थे, डेफिनेशंस आ गई, फ्लो चार्ट्स बना लिए। इसको समरी नोटबुक बोलते हैं, ताकि जब भी आपको आधे घंटे में चैप्टर रिवाइज करना हो तो उससे आप कर सको। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जाऊंगा, वो है डेली रिवीजन। यहां पे थोड़ा सा बच्चे लैग करते हैं। अब डेली रिवीजन का यहां पे मतलब क्या है कि मैं अगली एक वीडियो लेके आने वाला हूं कि आपका एक हफ्ते का स्केड्यूल क्या होना चाहिए 9th का। उसमें भी मैं ये पार्ट डालता हूं कि आपको हमेशा शाम को 1 घंटा डेली रिवीजन किसी एक सब्जेक्ट की जरूर करनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि शाम का समय, सोने से पहले का समय रिवीजन के लिए बेस्ट टाइम होता है। बाकी अगर मैं शॉर्ट में यहाँ पे बात करूं तो डेली रिवीजन आपकी बहुत जरूरी है। डेली रिवीजन कैसे करनी है, कई बच्चों का रिवीजन करने का तरीका ही बहुत अलग है। वो रिवीजन कैसे करते हैं, जो उन्होंने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को बस रिवाइज कर लिया। नहीं, डेली रिवीजन का मतलब है आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे, आपको सवाल बनाने होंगे। लेट्स से आपने आज कोई एक्स नाम का टॉपिक पढ़ा, अगर आप 9th में आ चुके हो तो आपको पता होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग में टॉपिक है इवेपोरेशन। मान लो आपने आज इवेपोरेशन नाम का टॉपिक अपने स्कूल में या अपने ऑनलाइन बैच में साइंस एंड फन के, जैसे साइंस एंड फन पे अभी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग चल रहा है, तो हर एक टॉपिक के बाद हम लोग 15 से लेके 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। फिर एनसीईआरटी भी करेंगे। तो ऐसे आपको भी पढ़ाई करनी है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो यहाँ मैं पेड बैच प्रमोट करने आया नहीं था, पेड बैच के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पे हम लोग इसी बिल्कुल फॉर्मेट से पढ़ते हैं। जिस फॉर्मेट से हम पढ़ाते हैं वही फॉर्मेट में आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कुछ नया अलग बताने जा रहा हूँ जो हम खुद फॉलो नहीं करते। तो डेली रिवीजन का मतलब है आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ो उसके शाम को क्वेश्चंस बनाओ। क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ये बात ध्यान रखना। जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि आज मैंने इवेपोरेशन में जो टॉपिक पढ़ा था वो मुझे ढंग से समझ में नहीं आया था, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसको शॉर्ट समरी नोटबुक में जो आपने लिखा होगा या लिखोगे या लिखो, याद करके लिखो, फिर कल उसको दोबारा रिवाइज कर लो और 2-4 दिन बाद क्वेश्चन बना लो। वो फिर और एक बेहतर तरीका है। अगर आपको लग रहा है कि आज का टॉपिक मुझे बिल्कुल क्लियर था, उस वजह से अगर आपको लग रहा है कि भैया हाँ सब कुछ ठीक था, आज जो मैंने पढ़ा वो एकदम मेरे दिमाग में घुस गया, फिर आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस बना सकते हो। लेकिन ये आपको डेली रूटीन में रखना है। डिसाइड कर लो कौन सा चैप्टर कब मैं वीकली शेड्यूल लेके आऊंगा, वहां पे आपकी हेल्प कर दूंगा। बट आप बेहतर जानते हो कि आप कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो और कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, उस सब्जेक्ट को ज्यादा दिन दे दो। लेटस से आपको लगता है कि आप साइंस में कमजोर हो तो MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे साइंस को दे दो और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे बांट दो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो मैं स्कूल में भी कर सकता हूं, बिकॉज शोर से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो स्कूल में ही मैथ्स को निपटा लो। तो ये चीजें आपको खुद से ध्यान देनी पड़ेंगी। अब इस वीडियो के लास्ट में मैं यहाँ पे इमोशनल और थोड़ा सा फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि 9th क्लास ऐसी जहाँ पे एक्सर्शन बहुत ज्यादा आपका बढ़ जाएगा। आपको मेहनत ऑटोमेटिकली ज्यादा करनी पड़ेगी, पहले महीने नहीं तो दूसरे महीने से, जिसकी वजह से मैं सलाह देना चाहूंगा कि 7 से लेकर 8 घंटे की नींद अपनी पूरी करें। ये तो मस्ट है, मतलब 7 से लेकर 8 घंटे की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। हर बड़े पढ़ाई के बीच में एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेके आए। उस ब्रेक के अंदर आप अगेन कुछ जो आपको हैबिट अच्छी है, आपको लगता है कि मेरी हॉबी है कुछ, उस पर काम कर सकते हो। किताब पढ़ने की हैबिट है, उस पर काम कर सकते हो, डांस कर सकते हो, लेकिन ब्रेक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉन्गर रन पे 2 दिन 3 दिन 2 हफ्ता 3 हफ्ता काम कर लोगे, उसके बाद ब्रेक डाउन होगा ही होगा। बात करें तो यार देखो, इमोशनली भी आपको एंग्जाइटी हो सकती है, आपको लग सकता है पढ़ाई मुश्किल है, जो कि है ही, लेकिन अगर आप रेगुलर मेहनत करोगे, एफर्ट मारोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। हमारे लिए इन स्टूडियोज में वीडियो रिकॉर्ड करना शुरुआत में बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, बहुत एंग्जाइटी भी फील होता था कैमरा को देख के, इस स्क्रीन को देख के, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखने की आदत थी। ये मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 10 15 20 25 वीडियोज रिकॉर्ड करी, उसके बाद कैमरा फ्रेंडली हो गए, बोर्ड फ्रेंडली हो गए, स्टाइलिश फ्रेंडली हो गए, चीजों को देखना समझना आ गया। तो 9th क्लास की भी जर्नी ऐसी हो सकती है। शुरुआत में लग सकता है कि चीजें बहुत मुश्किल हैं, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करो, बड़ों की हेल्प लो, और जो मैंने पीछे पॉइंटर्स बताए आपको कि रेगुलर डाउट पूछो, कंसेप्ट को क्लियर करने के पीछे भागो, ना कि रट्टे मारने के पीछे। डेली रिवीजन करो, चीजें बहुत आसान लगेंगी। लेकिन 9th क्लास को जोक मत समझना, 9th क्लास को आसान मत समझना, और लोगों को कहने दो कि 9th में कम मेहनत कर, 10th में ज्यादा, ऐसा नहीं है। 9th में बल्कि ज्यादा मेहनत करनी चाहिए एज कम्पेयर टू 10th। बाकी आपके मन में हो सकता है 9th को लेके बहुत सारे सवाल हो, तो इस चैनल पे आशु घई 9th 10th पे मैं 9th के ऊपर बहुत जल्द वीडियोस लेके आने वाला हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सी वीडियो सबसे पहले चाहिए, क्या कोई जनरल टॉपिक है, बाकी पढ़ाई यानी 1 शॉट्स तो हम लोग लेके ही आएंगे, और आपको हमारी किस प्रकार से मदद चाहिए कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मिलते हैं अगली वीडियोज में। थैंक यू सो मच।